नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत पाटलिपुत्रा में। अक्सर ये देखा गया है कि वंशवाद की बात तो बहुत होती है। अक्सर कांग्रेस पर सवाल खड़े होते हैं, अक्सर आरजेडी पर सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े करने के पीछे बीजेपी होती है। तो आखिरकार ये मजबूरी क्यों हो जाती है कि वंशवाद को बढ़ावा देना पड़ता है, रिश्तेदारों को टिकट देना पड़ता है। लगभग वही नजारा देखने को मिलता है जैसा राजशाही तंत्र में देखने को मिलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है और क्या मजबूरी है, इसी पर चर्चा होगी आज के इस मिशन पाटलिपुत्रा में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। बीजेपी से जुड़ रहे हैं डॉक्टर आशीष हांडा, राजनीतिक विश्लेषक अबू शर्मा और आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी, पहला सवाल डॉक्टर आशीष जी, बीजेपी तो हमेशा से वंशवाद का विरोध करती रही है, हमेशा से ये कहती रही है कि भाई वंशवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो एनडीए के तमाम घटक दल अपने रिश्तेदारों को टिकट देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुरजीत, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर सुरजीत, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस समय मामला चल रहा है क्योंकि अभी आपका जो डिबेट का टॉपिक है वो बड़ा फाइनल प्रिंट्स में है कि किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं तो अभी ब्रॉड कैटेगरी की बात करूंगा। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो यहाँ पे दो दल आपस में इस समय गुत्थम गुत्था होने की तैयारी में है। एक है इंडी अलायंस, जिसको हम महागठबंधन ये लोग कहते हैं, हम तो महाठगबंधन कहते हैं, और दूसरा एनडीए। और मजे की विचित्र बात देखिएगा कि जहां एनडीए की सीट सारी फाइनल हो गया, सीट शेयरिंग एक्ट हो गया, सिंबल बांटे चले गए, आज की डेट में नीतीश जी ग्राउंड पे उतरने को तैयार हैं, योगी जी अभी इस समय लाइव रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी की रैली फाइनल हो चुकी हैं। वहीं पे अगर आप ये देखेंगे महाठगबंधन की बात अगर मैं करूं तो इनका अभी तक सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हुआ है। चलिए, सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ एक अलग विषय है, उससे बड़ा चिंता का विषय क्या है? आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं 16 तारीख को, तो आपको मालूम है कि पहले फेज की नॉमिनेशन की आखिरी डेट क्या है? 17 तारीख। कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज अभी तक इनकी सीटें ही फाइनल नहीं हुई हैं। तो कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन आशीष जी, ठीक है, ये तमाम बातें हैं, इस पर भी चर्चा हो रही है। ठीक है, सीट फाइनल कब होगी नहीं होगी अपनी जगह है बात, लेकिन जहां जहां सीट फाइनल हो रही है उसमें से ज्यादातर देख रहे हैं कि किसी विधायक के वो रिश्तेदार हैं, किसी की पत्नी है, किसी के भाई हैं, किसी के भतीजा है, किसी के भांजे हैं। तो इस प्रथा से कब छुटकारा मिलेगा? क्या ये राजशाही तंत्र जो है वो लोकतंत्र में हावी रहेगा? सवाल ये है। अब इस सवाल का भी एक दूसरे तरीके से जवाब देता हूं मैं आपको। मेरा एक मित्र है, उसका दिल टूट गया, किसी महिला ने उसका दिल तोड़ दिया, तो उसने मुझे आके क्या कहा, मैं आज के बाद महिलाओं पे इतबार ही नहीं करता, सारी महिलाएं ऐसी होती हैं। मैंने उससे पूछा, भाई कितनी महिलाओं से तुम मिले? बोले उस महिला ने मेरा दिल तोड़ दिया। बोले एक महिला के चक्कर में तुम पूरे विश्व की महिलाओं के ऊपर ये सवालिया निशान लगा सकते हो क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि एनडीए ने यहाँ पे 243 सीट्स पे लड़ना है, 243 सीट्स में से कितनी सीटों पे आपने परिवारवाद में या परिवार में दिए जा रही है टिकट से आपने चुन लिया? मुश्किल से आप देखेंगे तो 243 में से मैं बहुत हद कर दूं तो भी आपको 10% भी नहीं मिलेगा। आप अपने रिसर्च टीम को कह दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे वक्तव्य क्या दे रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पे ऐसा देखा जा रहा है। ये कहने का मतलब क्या है, बुरा मत मानिएगा, ये एक परसेप्शन होता है। दूसरी बात, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, ये कहीं नहीं लिखा। परिवारवाद इसको नहीं कहते, वंशवाद इसको नहीं कहते। वंशवाद इसको कहते हैं कि जब लालू की पार्टी में यादवों के वो नाम की चली पार्टी में उन्हें कोई यादव मिलता ही नहीं है अपने परिवार के अलावा, जो ना तो मुख्यमंत्री का चेहरा बना सके या जिसको पार्टी का अध्यक्ष बना सके। हमारे यहाँ पे कहां से उठा के किस किस को अचानक सीएम बना दिया जाता है, कोई सोच नहीं सकता। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। हमारे अभी तक नहीं पता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, लेकिन ये लालू की पार्टी में या बाकी पार्टियों में नहीं कहा जा सकता। परिवार का व्यक्ति टिकट नहीं पाए ऐसा कोई वंशवाद नहीं है, लेकिन वो अगर डिजर्विंग नहीं है, आज राहुल गांधी जिस जगह पे हैं वो सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा है। अदरवाइज क्या उनसे ज्यादा अनुभवी लोग नहीं है कांग्रेस में?
यानी आप अनुभव नहीं होते हुए भी अगर आप वो सीट पाए तो उसको वंशवाद कहा जाएगा। और बीजेपी के अंदर अनुभव नहीं होने से, विनेबिलिटी नहीं होने से, काबिलियत नहीं होने से अगर कोई समझता है कि उसको टिकट मिल जाएगी तो ये उसके ख्वाबी पुलाव है। कोई बड़ा नेता है तो उनकी जो विरासत है वो उनके पुत्र को ही सौंपी जाए। विरासत किसी भी जो सक्षम व्यक्ति है उसको सौंपा जा सकता है। लेकिन बीजेपी पर जो तमाम आरोप लग रहे, चाहे अबू शर्मा जी लगा रहे, चाहे डॉक्टर मनोज लगा रहे, इसका जवाब तो आशीष जी को देना पड़ेगा कि साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। और चूंकि विरासत में राजनीति मिलती है तो वंशवाद कुछ भी गलत नहीं है। और आप लोग वंशवाद को मुद्दा बना करके आते हैं, राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और हर जगह बात यही होती है कि वंशवाद के कारण ही बेड़ा गर्क हो रहा है। आशीष जी देखिएगा, मैं बहुत क्लैरिटी से एक बात कहूं। पहली बात तो मैं अबू जी की बात से बहुत हद तक सहमत हूं, मैंने भी वही बात कही थी। तो डॉक्टर मनोज जो कूद रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वो अपने आप झाग की तरह बैठ गए पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर अबू की। लेकिन क्या यहाँ पे एक कहा जाता है कि राजनीति के अंदर हो या वैसे भी जिंदगी के अंदर, जो जीता वही सिकंदर। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अल्टीमेट एम क्या है? राजनीति में जो भी आया है वो राजगद्दी पाने के लिए आया है, वो जीतने के लिए आया है, वो हारने के लिए नहीं आया, वो खेलने के लिए नहीं खेल रहा, वो जीतने के लिए खेल रहा है। वो माइंडसेट जरूरी है। और आपने देखा होगा कि बीजेपी हर इलेक्शन को इतना ही सीरियसली लेती है, चाहे वो छोटे से छोटा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो या वो लोकसभा या राज्यसभा का कोई इलेक्शन हो। हम हर चीज को सीरियसली लेते हुए जीतने के लिए खेलते हैं। अब आप ये बात समझिएगा कि जब मोदी की मां को गाली देने के उद्देश्य से यहाँ पे पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया बदल दी जाए, या सनातन को गाली देने वाले स्टैलिन को यहाँ पे लेके आया जाए, तो ये भूल जाते हैं कि बिहार की धरती जो है बुद्धू लोगों की धरती नहीं है, बुद्ध की धरती है। बुद्धिजीवी लोग रहते हैं वहां पे, वो सब समझते हैं कि भैया यहाँ पे हमें जो है इस समय अगर आगे लेके जाना है बिहार को, तो उसके लिए हमें नामदार चाहिए या कामदार चाहिए। हमें ये करने के लिए कोई कर्मयोगी के साथ लगना है या सत्ता भोगी के साथ लगना है। तो बिहार की जनता भले मानती है, समझ रही है। जिन लोगों का अभी तक आपस में सीट शेयरिंग नहीं हुआ, अभी तक कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हुए, और इसके बावजूद कांग्रेस अब तक 17 लोगों का कैंडिडेचर फाइनल कर चुकी है। अरे सीट शेयरिंग नहीं हुआ और आपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए, यानी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। ये ऐसी बात है जिसका कोई दूल्हा नहीं है। कांग्रेस एक बार नहीं कह पाई कि भाई हमारा सीएम कैंडिडेट कौन है, जबकि हम तो ओपनली बोलते हैं कि नीतीश बाबू हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। देखिए आशीष सुन लीजिए, एनडीए की बात कर लो, ठीक है, इसका दूल्हा भी तैयार है, बारात भी तैयार है, लेकिन बारात में तो तमाम फूफा लोग हैं, उनका क्या करेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई फूफा नहीं है सर। हमारे अगर यहाँ फूफा होते, हमारे यहाँ क्या है, एक कहते हैं कि आपस में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसा ही है, आपस में मतभेद होता है। शीर्ष नेतृत्व के पास जाके उपेंद्र कुशवाहा गए, अमित शाह जी से हिसाब से बात करके आगे सब सेटल हो गया। कहीं कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। सबकी सीट शेयरिंग प्रॉपर हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप अगर महागठबंधन की या महाठगबंधन की बात करें तो आप समझिएगा ना कि यहाँ पे कांग्रेस, जिसको पिछली बार 70 सीटें दी गई थी और वो जीत के कितनी आई, मात्र 19। चलिए तो उसके बाद कहती है कि हमें और दे दो, अब नहीं दे रहे हैं तो आपस में लड़ मर रहे हैं। बात यही आ रही है, जो सीधा सीधा सवाल आपने दोनों ही लोगों ने उठाया, चाहे अबू शर्मा ने उठाया हो, चाहे मनोज जी ने उठाया हो। बात यही निकल करके आ रही है कि आप लोग वंशवाद के नाम पर कोसते तो बहुत हैं, चुनावी मुद्दा तो बहुत बनाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो मैंने आपको क्लियर किया कि मुद्दा तो बना चुके हैं सर। आशीष जी, मुद्दा तो आपकी पार्टी ने बनाया हुआ है, वंशवाद का मुद्दा बनाया हुआ है। सुनो ना, सुनो, हर आदमी राजनीति में अपना वर्चस्व बनाने आया है, ठीक है। यहाँ पे जीतन राम मांझी ने पूरी कोशिश की कि भी मुझे 15 सीटें मिले, लेकिन अगर नहीं मिली, 6 मिली, तो भी वो ठगबंधन की तरह अपने दल से अलग नहीं हो रहे हैं, वो 6 पे भी लड़ रहे हैं। अब वो 6 में कितने लोग 6 पे लड़ रहे हैं, उसमें से 4 रिश्तेदारों को दे दिया। बात तो 4 जो है, अरे बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए बाबू,
अब वो 6 लोग उनके पास हैं कि वो किन 6 को खड़ा करते हैं। यहाँ पे अगर वो 6 में से 6 जीत के आते हैं तो अगली बार ऑटोमेटिकली वो 10 या 15 सीटों के दावेदार बन जाएंगे। लेकिन अगर वो 6 में से 2 जीत के आते हैं तो अगली बार शायद वो 6 के भी दावेदार नहीं बनेंगे। तो उन्होंने अपने लिए ये काम करना है, अपने परिवारवाद को अगर वो आगे करेंगे बिना कैंडिडेट की विनेबिलिटी देखते हुए तो अपने पॉलिटिकल कैरियर से प्ले ऑन करेंगे। इतना मूर्ख कोई नहीं है। यही बात आपको अबू जी ने भी समझाई कि अगर विनेबिलिटी है, अगर उस कैंडिडेट की काबिलियत है तो फिर वो परिवार का है तो क्या दिक्कत है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाए, क्या दिक्कत है। मतलब आशीष जी, मतलब आप मान रहे हैं कि परिवारवाद से कोई दिक्कत नहीं है, वंशवाद से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि वो काबिलियत के परिवारवाद भी चलेगा। ध्यान से बात को समझिए ना, परिवारवाद में कोई दिक्कत नहीं अगर वो काबिलियत बेस है। अगर सुषमा स्वराज जी की बिटिया बांसुरी स्वराज काबिल हैं और उनको टिकट दिया जाता है और वो जीत के आती हैं तो सिर्फ इसलिए टिकट ना दिया जाए क्योंकि वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की पुत्री हैं, ये गलत होगा ना। हाँ, काबिलियत नहीं है फिर भी उनको दिया जाए, ये गलत है। जैसे कि मैं ओपनली कहता हूं कि आप मुझे बता दीजिए, जितने लोग भी पूछते हैं कांग्रेस में वो हमेशा ये पूछते हैं क्या राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे समझदार, सबसे अनुभवी, सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति हैं? नहीं, तो फिर वो सुप्रीमो क्यों बने हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है। यही हाल मुलायम के बेटे अखिलेश का है, यही हाल लालू के बेटे तेजस्वी का है। ये कह रहे हैं हम आपको, उनका बेटा होने से अच्छा ठीक है, बढ़ने का मनोज जी, लेकिन मनोज जी क्या इनको कोई और नहीं मिला? पूरे बिहार में कोई और यादव नहीं मिला। आशी बात आपने और की कि ये मीडिया को मैनेज करते हैं। मीडिया को मैनेज करने की बात अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक वक्त था जब दूरदर्शन को राजीव दर्शन कहा जाने लगा था। यही राहुल गांधी के पिता थे, राजीव गांधी, जिनके नाम पर कहा जाने लगा था कि दूरदर्शन नहीं, ये तो राजीव दर्शन है। और आप आज की तारीख में जबकि मीडिया दूरदर्शन का लोगो बदल दिया था, दूरदर्शन की ट्यून बदल दी थी, यहां तक कह दिया था कि पहले हमारे पास आएंगी न्यूज, हम अप्रूव करेंगे, उसके बाद टेलीकास्ट होंगी। ये हद थी। आशीष जी, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को कोई रोक नहीं सकता, सबका जन्मजात अधिकार है, इनका भी देखना फर्ज बनता है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार फिर से इस बार बिहार में परचम लहराएगी। और मोदी जी के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि मोदी जी के ऊपर ये जितना कीचड़ ज्यादा फेंके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना कीचड़ ज्यादा फेंकेंगे उतना कमल ज्यादा खिलेगा। और मोदी जी के बारे में ये भी समझ लें कि मोदी जी दलों को हैक नहीं करते, मोदी जी दिलों को हैक करते हैं। और भारत में राम की संस्कृति का परचम लहराएगा, रोम की संस्कृति का परचम नहीं लहराएगा। और दो भाई नरेंद्र और इस समय जो हमारे नीतीश जी हैं, दोनों भाई मिलके बिहार को एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे कि जो बिहार एक लोगों के लिए इन्होंने गुंडा राज का, एक मवाली राज का, जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पे लड़ रही है। कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं। लेकिन इनके यहाँ पे क्या है, कांग्रेस मानने को तैयार है क्या इनको बड़ा भाई? कांग्रेस इनका सीएम कैंडिडेचर मानने को तैयार है क्या? एक बार भी राहुल गांधी ने इनके नेता को सीएम कैंडिडेट खोल दी। इतनी नौकरी देना अगले 70 साल में भी मुमकिन नहीं, इतना बजट ही नहीं। सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने 70 सीटों पे कांग्रेस जीती, सिर्फ 19 में जीती। इसीलिए इस बार उनको जो फॉर्मूला दिया गया वो दिया गया 136, 52, 34 का फॉर्मूला। लेकिन वो फॉर्मूला भी फेल हो गया क्योंकि वो जिद बैठे हमें 60 से ऊपर चाहिए। अरे सीपीआई कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना चाहिए था, कुछ कम सीट लड़ना चाहिए था, कांग्रेस का जनाधार नहीं है। 29 में से 16 जीत के आए थे। लेकिन कांग्रेस का जो इस समय जिसको कहेंगे ईगो है वो इतना बड़ा है कि वो आरजेडी को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए वो कांग्रेस ऐसा पैर का पत्थर है जो इस समय फिर से आरजेडी को ले डूबेगी। जैसे अबू जी ने कहा, मैं 100% इनकी बात से सहमत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी धन्यवाद, अबू जी धन्यवाद, मनोज जी आपका भी धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार आपने रखे आज के इस मिशन पाटलिपुत्रा में।